प्रणाम। इसके पहले भाग में आपने देखा कि जो हमने जब लाइट मारी तो लाइट मारने पे हमें सामने गुलदार लेटा हुआ दिखाई दिया। और तब मैंने जॉय को बोला कि जॉय, ये तू लेपट लेटा हुआ है, ऐसा करो आप बैठ जाओ। और मैंने जॉय के कंधे में राइफल रखी और मैंने जॉय को बोला, जॉय आप किसी भी प्रकार से लाइट ऑफ मत करना, क्योंकि यदि हम लाइट ऑफ करेंगे तो ये गुलदार कहीं भी निकल सकता है। इसलिए आप लाइट को बिल्कुल बंद मत करना, और जो यदि लेपर्ड उठेगा तो मैं इसके उठने के मोमेंट पे ही फायर करूँगा, क्योंकि लेटे हुए में गोली लगना संभव नहीं है। दोस्तों, जब हमने लाइट मारी तो जब लोगों ने भी हमारे साथ जब गुलदार को लाइट पे देखा तो जो हमारे पीछे जो घटनाक्रम चल रहा था, जो हौ हल्ला चल रहा था, वो एकदम कम हो गया और लोग अब हमारी लाइट पे गुलदार को देखने लग गए थे। और सब लोग देख रहे थे, अरे यार गुलदार बैठा हुआ है बैठा हुआ है। इसलिए एकदम जो घटनाक्रम था वो पीछे कम हो चुका था। परंतु अब हमें ये प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि लोग लेपर्ड को तो सामने देख रहे हैं। सपोज दैट किसी कारण हमारी गोली यदि आज गुलदार को नहीं लगती है तो ये लोग कहेंगे कि आप गुलदार मारने नहीं भगाने आए हैं, और इसलिए ये वही घटनाक्रम जो पीछे चल रहा था वो अब हमारे साथ हो सकता है। तो हम एक प्रकार से एकाग्रचित हो नहीं पा रहे थे। माइंड लगातार डबल माइंड हो रहा था। आपने कभी भी कोई भी गुलदार या उस पर आप जब तक एकाग्रचित न हो तब तक आपकी गोली बहुत मुश्किल से लगती है। दोस्तों, मैं अब गुलदार को खड़े होने के इंतजार में था और हम लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। किसी भी समय गुलदार खड़ा हो सकता है, और दिमाग में पीछे का घटनाक्रम भी था, परंतु अब हमारा एक ध्यान जो था वो धीरे धीरे गुलदार की ओर एकाग्रचित होता जा रहा था। अब मैंने देखा कि गुलदार ने अपने आगे के पाँव को खड़ा किया और वो धीरे से खड़ा हुआ, और उसके बाद अब वो पीछे को लाइट से उसने अपने आंखें हटाई और वो पीछे को मुड़कर जाने को तैयार था। तो मैंने एक लंबी सांस ली। राइफल मैंने जॉय के कंधे में रखी थी, क्योंकि उससे मेरे को स्थिरता मिल रही थी। और लगभग लेपर्ड 200 गज था, तो बहुत टफ टास्क था रात के लिए। और मैंने ठीक देखा कि अब मेरा जो एम है वो ठीक गुलदार के चेस्ट पर है, और मैंने ट्रिगर दबा दिया और धड़ाम से फायर हो गया। फायर होने पे गुलदार एकदम सीधे लुढ़कते हुए नीचे की ओर गिर गया, क्योंकि वो ढलान की जगह थी, इसलिए गुलदार उछला भी नहीं बल्कि सीधे लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। तो सब लोग जो और थे वो कहने लगे, अरे मर गया मर गया मर गया मर गया, और वो सीधे उस ओर भागने लगे। आवाज़ दी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, लेपर्ड घायल भी तो हो सकता है। तो बड़ी मुश्किल से हमने उनको वापस किया। तो दोस्तों, जब हमने फायर किया उस समय जॉय ने देखा कि इसके ऊपर कोई मूवमेंट हुआ है। उसने तुरंत लाइट उसके ऊपर लगाई, तो उसने देखा वहाँ पे, अरे एक लेपर्ड और उसके पीछे 25 मीटर पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि ढलान वाली जगह थी तो वो नीचे बैठा था, वो लेपर्ड ऊपर बैठा था। इसलिए जब हमारा फोकस और हमारा जो लाइट थी वो केवल हमारे गुलदार पे लगी हुई थी, इसलिए हम पीछे की ओर देख नहीं पाए। तो देखा कि एक गुलदार बहुत तेजी से भागता हुआ ऊपर जा रहा है। तो हमने सोचा, अरे तो एक नहीं तो दो गुलदार बैठे हुए हैं यहाँ। फिर चलो दोस्तों, उसके बाद वो गुलदार ऊपर भाग गया और एक नीचे लुढ़क गया, और हम वापस आए। और जॉय जहाँ पे बच्चे की बॉडी थी और जहाँ पे गांव वाले थे और फॉरेस्ट वाले थे वो उनके साथ बैठ गए। मैंने जॉय को बोला, जॉय जो लेपर्ड ऊपर गया है मैं थोड़ा इसको ओपन गाड़ी से ट्रैक करता हूँ कि ये कितना बड़ा है, क्या है, मेल है फीमेल है, या ये इसका मूवमेंट इसके बाद कहाँ होगा। तो मैं ओपन गाड़ी से उसको सर्च करने के लिए निकल चुका था। उसके बाद पूरी रात हमने सर्चिंग की, केवल 2 फ्लाइंग स्क्वायर का जोड़ा दिखाई दिया। उसके बाद हमें वो लेपर्ड कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर हम जो 4 बजे वापस आए, जो रात खुली, रात खुलने के बाद हम लोग उस लेपर्ड को ढूंढने जा रहे थे। तब तक हमने रास्ते में देखा कि लोग तो जहां हम लेपर्ड को ढूंढने जा रहे हैं उसको पहले देख के वापस आ गए, और वो कह रहे, अरे सर कोयली होली कुछ नहीं लगी उसको, लेपर्ड तो भाग गया, पता नहीं रात को कैसे गिर गया। हमने बोला, यार इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं, अभी तक तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि लेपर्ड बिना गोली लगे ही लुढ़क जाए।
तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि ऊपर से जहाँ से वो लुढ़का हुआ था वहाँ से पूरी घास जो थी वो दबी हुई थी, और नीचे खेत पे जहाँ पे वो लास्ट रुका होगा वहाँ पे भी घास दबी हुई थी। इसका मतलब लेपर्ड लुढ़कते हुए यहाँ तक आया था, परंतु उसके बाद उसका पता नहीं चल पा रहा था कि ये किस ओर निकला होगा, क्योंकि हमने अपना अंदाज़ा लगाया कि जो गांव के बगल पे जो नाला था उसके नाले के पार वाले एरिया पे ये लेपर्ड जो था वो लुढ़का हुआ था। यदि वहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे मार्केट है, गांव के मकाने हैं, तो वहाँ तो लेपर्ड गया नहीं होगा, बल्कि वहाँ वो तिरछा यदि चला होगा तो उसके ऊपर एक मकान 50 मीटर दूर थी और उसके बाद गाँव नहीं था, तो शायद इस ओर ज़्यादा झाड़ियाँ होंगी तो इस ओर ये निकला होगा। हम लोग यही सोच के डिस्कशन कर रहे थे जॉय के साथ कि जॉय ये किस ओर निकल सकता है। तभी एक लेडीज़ जो जिनका मकान 50 मीटर दूर था और टॉप पे, वो जोर जोर से चिल्लाए कि बाघ 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 बाघ। तो दोस्तों पहाड़ यहाँ उत्तराखंड में जो सामान्य जनमानस है वो लेपर्ड या गुलदार इसको नहीं कहते हैं, बल्कि यहाँ सामान्य भाषा में केवल बाघ शब्द ही प्रचलित है, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर हो, सबके लिए बाघ बाघ ही कहा जाता है। और इसीलिए वो लेडीज बाघ बाघ चिल्ला रहे थे, तो हम समझ गए थे कि ये लेपर्ड वहाँ पहुँच गया है। तो हम लोग जब फटाफट दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि उस लेडीज़ का जो बाथरूम है, बाथरूम के आगे से एक नींबू प्रजाति का जो पेड़ है वो झाड़ी नुमा है और वो लेपर्ड उसके अंदर घुसा हुआ है। और जब वो लेडीज़ सुबह उठ के बाहर आई होगी तो बाहर आने के लिए उसने अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो जो लेपर्ड उस झाड़ी के अंदर था वो जोर से गुर्राया और इसलिए वो लेडीज़ भाग गई वहाँ से और वो बाघ बाघ चिल्लाने लग गई। तो जो हमने उसके नीचे देखा तब तक हम उसको देखते कि इसके नीचे बैठा है, वो पहली तरफ से नीचे निकल गया। अब नीचे निकला तो उस समय हमारे पास क्या हो गए, जो गांव के और लोग भी थे वो भी इकट्ठा हो गए बहुत सारे। अब इकट्ठा हो गए तो अब लोग जो थे वो जहाँ गुलदार दौड़ रहा था उसके इधर उधर से नीचे को दौड़ रहे थे। अब हमें ये एक दुविधा हो गई थी, कहीं ना हो कि ये कोई लेपर्ड ये जाए और कोई आदमी उसके सामने आ जाए तो ये तो घायल है, ये तो उसको काट देगा, अब एक और समस्या प्रॉब्लम हो जाएगी, एक और घायल हो जाएगा। इसलिए मैंने जॉय को बोला, जॉय जैसे ये रिज नाला जैसे है, आप इस रिज से चलो, मैं इस रिज से चलता हूँ और ये यहाँ से नीचे जाता है तो इसके बाद नीचे रोड है, तो इसको नीचे रोड है और रोड के बाद इसमें जो पानी वाला नाला है वो वाला है, तो ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर को तो चढ़ेगा नहीं, नीचे को ही जाएगा, नीचे को जाएगा तो ये लास्ट रोड तक या नाले तक हम इसको फायर कर सकते हैं। और बाकी हमने लोगों को बोला आप बहुत दूर दूर से जाएं, क्योंकि एक ये भी था कि बाई चांस लेपर्ड पर हम फायर करें और कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमी इधर आ जाए क्रॉस फायर से कोई आदमी मर ना जाए, कि हमको फायर करने के लिए भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग रोड पे नीचे आ गए थे, कुछ लोग इस साइड से हैं, कुछ लोग इस साइड से हैं, बहुत एक अजमस का खेल हो गया था कि हम फायर भी करें तो कैसे करें। तो इसलिए हमने जब दोनों रिजों से हम चल रहे थे तो हमने देखा एक झाड़ी के अंदर जो है वो लेपर्ड बैठा हुआ है, तो मैंने तुरंत फायर किया, तब तक तुरंत फायर जॉय ने भी दूसरी रिज से उस पर फायर कर दिया, वो दोनों गोलियां उसको लग गई और वो वहीं पे लगभग ढेर हो गया। ढेर होने के बाद वो वहाँ से लुढ़कते हुए नीचे रोड पे अटक गया। रोड पे पहुँचा तो सारे लोग हल्ला करते हुए, क्योंकि सामने के गांव से वो बिल्कुल सामने दिख रहा था, बल्कि वो लोग हमको वहाँ से भी बता रहे थे अरे साहब वहाँ पे है, उस झाड़ी पे है, उस झाड़ी पे है, क्योंकि आमने सामने साफ दिख रहा था। तो लोगों ने वहाँ से फिर गुलदार को उठाया और वन विभाग की गाड़ी में डाला और उसके बाद हम इसको पोस्टमार्टम के लिए बागेश्वर ले आए। ये गुलदार 7 फुट लंबी थी, एक मादा गुलदार थी, इसकी उम्र 8 साल थी और ये 75 सेंटीमीटर ऊंची थी। इसके कैनाइल घिसे हुए थे और ये बहुत साल से आप लगा लो 8 साल की जो मादा होगी उसके कैनाइल बहुत घिस चुके थे। तो हम सेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो जिस पे हमने फायर किया, क्योंकि एक तो उसी समय किल बॉडी के बगल पे ही फायर किया, इसलिए ये आदमखोर है। परंतु हमें अब संशय ये था कि वो दूसरा जो था वो यदि ये फीमेल निकली तो वो कब्स होना चाहिए, ये 2 या 2.5 साल का इसका कब्स होगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये जो गुलदार है ये इससे पहले 3 बच्चों को पहले भी किल कर चुके हैं, और जो अमसरकोट के सामने के जो
ये रिज है, एक गुफा थी बड़ी एक, और एक उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर था। इस गुफा के अंदर ये रहते हैं और अक्सर जाड़ों में इसके ऊपर से जो पत्थर है, इस पत्थर में बिल्कुल बिना डर के अपना धूप सेकते रहते हैं। और जो इन्होंने किल किया, उस किल पे जब तक परमिट नहीं हुआ, एक किल किया परमिट नहीं हुआ, उसने उसके बाद किलिंग बंद कर दी। लगभग 4-5 महीने बाद उसने फिर दूसरे बच्चे को किल किया और उसके बाद वो फिर स्टॉप हो गया। और इससे इसका टाइम जो ड्यूरेशन था उनके किल का, वो ड्यूरेशन बढ़ता गया और फिर इसको पिंजरे लगाए, पिंजरों पे ये आया नहीं और उसके बाद फिर लोग शांत हो गए और इसके लिए परमिट जारी नहीं हुआ। बागेश्वर डीएफओ धर्म सिंह मीणा जी थे, जो उनका ड्राइवर था, जो खास सरकारी नौकरी पे था, मतलब फॉरेस्ट का जो ड्राइवर था, वो जो नमन था वो उसका खास भांजा था, यानी उसकी बहन का बेटा था। और जब हमने उनसे पूछा तो उसी ने हमने बताया कि इसके पिताजी जो है वो दिल्ली में काम कर। दोस्तों उसके बाद 15 तारीख को मैं दक्षिण वापस आ गया और जो है बिल्कुल बॉडी निकल गई। ठीक 18 तारीख को मुझे फिर डीएफओ बागेश्वर का फ़ोन आता है, रावत वो जो दूसरा लेपर्ड था और यहाँ जन आक्रोश के बढ़ते हुए उस लेपर्ड को भी आदमखोर घोषित कर दिया गया है, आप इसके लिए कल या परसों यहाँ पहुँच जाएँ। तो मैं लगभग 19 तारीख को फिर मैं दोबारा वहाँ पहुँच गया बागेश्वर। तो हमने कहा क्या है सर ये मारना इसको ज़रूरी है? बोला हाँ बहुत प्रेशर है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जब ये पहले भी इसने किलिंग की है तो जब उस जिन बच्चों को इन्होंने किल किया है हो सकता है इसमें इन दोनों ने खाया होगा, इसलिए ये भी आदमखोर। परमिट जारी हो गया था तो हम 1-2 दिन जो है लगातार उसके जो वो पत्थर वाला एरिया था, उस पत्थर वाले एरिया को देखने या उसके रूट को देखने के लिए हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। एक दिन मैं उस पत्थर के वहाँ गया तो मैंने जब देखा पत्थर के नीचे तो वहाँ वास्तव में इनका बिल्कुल एक निश्चित आवास बना रखा था, बहुत लंबे टाइम से उसके अंदर रह रहे थे। और एक क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला नमूना था, उससे पहले भी बागेश्वर में एक ही घटना 2018 में हमने एक ही जगह पे 4 लेपर्ड देखे थे, परंतु ये तो 13 में ही दोनों लेपर्ड एक साथ रहकर किलिंग कर रहे थे। तो वही था, पहले हम गुलदार को एकाकी जानवर मानते थे कि अकेला रहता है, अकेला ही किल करता है, केवल मादा के साथ 18 महीने तक ही 2 बच्चे रहते हैं, उसके बाद वो भी अकेले रहते हैं। परंतु जब हमने 13 में देखा कि किलिंग में भी 2-2 लेपर्ड चल रहे हैं तो हमें उस समय ही एक आभास हो गया था, एक घंटी जैसी बज चुकी थी कि आप गुलदारों के व्यवहार में जो पुरानी प्रकार की जो पुरानी बातें हैं उन बातों को अब ध्यान मत दो, इनके व्यवहार में अंतर आ चुका है। तो दोस्तों उसके बाद एक लगभग 21 से 22 तारीख की बात है, शाम को हम ओपन गाड़ी न होने के कारण उस दिन हम बंद गाड़ी से सर्चिंग कर रहे थे। बंद गाड़ी को हम जगह जगह खड़ा करके और उसके चारों ओर सर्च मार के उस लेपर्ड को ढूंढ रहे थे। तो जब 12 बज गए थे उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे, तो जब हम सरकूट से लगभग 1 किलोमीटर पीछे थे, यानी जिस दिन हम ऊपर से दौड़ के उस रास्ते पे आए थे, ठीक हम उस जहाँ पे वो रास्ता मिल रहा था रोड पे, तो जब ठीक हम वहीं पे पहुँचे तो हमारे साथ एक फॉरेस्ट गार्ड था मेरे साथ आगे से बैठा हुआ और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और उस समय जो ड्राइविंग सीट थी वो ऊपर की ओर थी और जो फॉरेस्ट गार्ड जो जवान लड़का था वो बीच में बैठा हुआ था और मैं इस साइड से लाइट से सर्चिंग भी कर रहा था खिड़की से, क्योंकि गाड़ी चल रही थी तो खिड़की से मैं सर्चिंग कर रहा था थोड़ा। वो लड़का यूँ बैठा हुआ, उसने क्योंकि बेचारा थक गया था सुबह से लगातार, जिस समय जब कोई भी लेपर्ड कहीं एक्टिव होता है तो फॉरेस्ट वालों को अधिक लोड हो जाता है और वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर वो ऐसे उसने सर रख के वो यूँ देखा हुआ था, मतलब आराम जैसे कर रहा था सर को बोनट पे टिका के ऐसे। तो उसने एकदम ड्राइवर को बोला लेपर्ड लेपर्ड लेपर्ड, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैंने सोचा कि मैं तो आगे देख रहा हूँ और ड्राइवर भी आगे देख रहा, तो इसको एकदम लेपर्ड कैसे दिखाई दिया होगा। फिर भी मैंने फटाफट में गाड़ी से उतरा और मैंने उस फॉरेस्ट गार्ड को बोला चलो उतरो गाड़ी से, और उसके हाथ में मैंने लाइट दी और हम फटाफट जिस रास्ते हम उस दिन बोरगांव से नीचे हम सरकोट के लिए आए थे वो बता रहा था कि इसी रास्ते पे लेपर्ड उसको दिखा, तो हम फटाफट भागते हुए
10-15 मीटर ऊपर गए तो हमको ये था कि हम जो लाइट मारेंगे तो लेपर्ड हमको दिखाई देगा, परंतु हमने लाइट जब चारों ओर मारी तो हमको लेपर्ड नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम और फटाफट कम से कम 50 मीटर ऊपर जब पहुँचे तो मैंने जब लाइट मारी तो लाइट पे हमने देखा कि एक लेपर्ड जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर भाग रहा है और उसकी पूंछ और पीछे का पोर्शन मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं समझ गया था कि ये लेपर्ड जो है उस दिन जो नमन के दिन जो बैठा हुआ लेपर्ड था, ये वही लेपर्ड है, क्योंकि इसने हमारी लाइट देखी तो ये लाइट पड़ते ही ये भाग गया। इसको मालूम है कि ये फिर वही शिकारी दल ये पहुंच चुका है यहाँ, इसलिए हमारी लाइट देखते ही भाग गया है। और हम फटाफट ऊपर चले तो वो एक रिज थी, रिज के ख़त्म होते ही एक बहुत चौड़ा सा मैदान था। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे मैदान के छोर पे तो मैंने चारों ओर लाइट मारी तो मैंने देखा कि एक चीड़ के पेड़ के बगल पे 2 आंखें बहुत तेज़ चमक रही हैं। तो मैंने लाइट फॉरेस्ट गार्ड को दे दी और मैंने राइफल के टेलीस्कोप से एम करके उसको देखा, परंतु मेरी सांस बहुत तेज़ चल रही थी तो मेरी जो राइफल थी वो पूरी हिल रही थी। तो फिर भी मैंने अपने सांसों को थम किया और उस लेपर्ड को उठने के इंतज़ार में मैं थोड़ा देर इंतज़ार करता रहा, परंतु वो बिल्कुल गौर से हमें देखा था और वो लेटा हुआ था, उसके पाँव बिल्कुल आगे थे और ये वाले सफ़ेद वाली चादर यहाँ से ऊपर दिख रही थी। फिर मैंने सोचा क्या पता ये अब उठ के कहीं दूर न चले जाए, इसलिए मैंने सीधे इसके गले का एम लिया और ट्रिगर दबा दिया। जब धार से फायर हुआ तो फायर होने के साथ ही वो लेपर्ड वाह 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 करते हुए ज़मीन में गिर गया और उसने अपनी जो पूंछ थी वो खड़ी कर दी और वो ढलान वाली जगह थी, इसलिए वो धीरे धीरे करके नीचे को खिसकता जा रहा था। तो मैंने दोबारा लोड किया, जब मैं फायर कर रहा था तो उस फॉरेस्ट गार्ड ने कहा भाई साहब ये मर चुका है, रहने दो, ये गिर मर जाएगा। फिर हमने फायर नहीं किया। उसके बाद वो लुढ़कते हुए नीचे ऐसे ढलान थी और उसके बाद एक हल्का नाला था, उस नाले में लुढ़क गया। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। रात को हमने डीएफओ साहब को बता दिया कि हमने लेपर्ड को फायर कर दिया है और हम उसको सुबह वो हमको मिल जाएगा। दोस्तों हम फिर सुबह बहुत जल्दी वहाँ पहुँचे और उस लेपर्ड जहाँ से वो गिरा हुआ था वहाँ जब नीचे पहुँचे तो वहाँ हमको सारे ब्लड दिखाई दिया। मेरे समझ से लेपर्ड 1-आधा घंटा वहाँ गिरा रहा और उसके बाद वो धीरे से उठा और आराम से लटकते वो आगे को चल दिया। इसका मतलब जो हमारी गोली फायर हुई थी उस गोली ने उसकी श्वास नली को बचा दिया था और साइड से गोली श्वास नली के बगल से निकल कर गर्दन के आर पार हो गई थी। बचने का तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि जानवरों का ऐसा होता है जहाँ तक उनकी जीभ पहुँच जाती है वहाँ तक वो चाटने के बाद उस घाव को सही कर लेते हैं, परंतु ये गले का घाव था, गले तक जीभ पहुंचती नहीं थी और गले के ऊपर से गोली निकली थी, तो उसको बचने का तो प्रश्न ही नहीं था। इसलिए हम उसको ढूंढते रहे और नीचे उसके बाद सड़क थी, सड़क के बाद एक नाला था जिस पे उसको निकलना था, परंतु वो वहाँ नीचे न जा करके शायद सीधी तिरछे में एक बहुत बड़ी लैंटेना की झाड़ी वाला एरिया था, वो उसमें चले गया। वहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थरों में बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं भी थी और हम 4 दिन तक उसको ढूंढते रहे, परंतु वो लेपर्ड हमको दोबारा मिला नहीं। और जब उसका शव हमें नहीं मिला तो उसके बाद हम लोग गैरसैंण वापस आ गए। दोस्तों 2018 में फिर एक दफ़े वहाँ जब आदमखोर लगा था तो मैं वहाँ पहुँचा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नमन था वो उनका इकलौता बेटा था और वो हमारे ड्राइवर का भांजा था। इसलिए मैंने ड्राइवर को पूछा कि वो परिवार अब कहाँ है और क्या उनके बच्चे हुए, तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो परिवार अब दिल्ली में ही सेटल हो गया है, परंतु अब उनके साथ उनके एक 3 साल की बेटी है। तो दोस्तों मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं उस सूने परिवार को देखकर उस दिन बहुत ज़्यादा एकदम आतुर हो गया था कि यार वास्तव में इनका एक जो बेटा 8 साल का था, एक माँ उसको अपने खिलौने के रूप में समझती है, उसके जीने का एक सहारा होता है और वो उनसे छिन गया है तो ये अपनी लाइफ कैसे काटेगी। परंतु बड़ी बड़ी खुशी हुई कि अब उसके साथ एक 3 साल की उसकी एक बेटी थी, जो उनका चिराग, घर का चिराग जो बुझ गया था, अब एक छोटी सी लौ फिर उनके घर में चमकने लगी है
और वो अपना जीवन सुख और शांति से बिता रहे होंगे और नमन की यादें उनको धीरे 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 कम होती जा रही होगी। दोस्तों, वो नमन का परिवार ही नहीं, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस प्रकार की त्रासदी झेली है और वो यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। मैं अभी फ़िलहाल हाल ही में यहाँ पौड़ी के भरतपुर गांव में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में गया था, तो मैंने वहाँ देखा था एक पूरा गांव जिसमें बहुत अच्छी अच्छी मकानें लोगों ने बनाई होगी। लोगों ने वो मकानें इसलिए उस समय ये सोच के बनाई होगी कि कम से कम हम इस मकान पे 100 साल तक रह सकें, परंतु गुलदार के आतंक से वो लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने उस पूरे गाँव को बिल्कुल छोड़ दिया और वो सब लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। आज भी मैंने देखा उन घरों पर बिजली फिटिंग है, बिजली ऑन है, बिजली चल रही है, नल पे पानी चल रहा है, परंतु लोग नहीं हैं। तो ये त्रासदी उत्तराखंड के लिए और अधिकतर पौड़ी जनपद के लिए बहुत ज़्यादा है, जहाँ सबसे ज़्यादा गुलदार के भय के कारण पलायन हुआ है। दोस्तों, ये घटनाक्रम आपको मेरा कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नए लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोमांचक अनुभव के साथ, दर्द भरी कहानियों के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।